हे गाइस, क्या आप ये सोच रहे हो कि स्टैंडर्ड 12th की एग्जाम आ गई और हमने अभी तक कंप्यूटर में कुछ प्रिपेयर नहीं किया, हमें कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, तो कंप्यूटर पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे? तो सबसे पहले तो आप चिल हो जाओ। आप लोग कोई टेंशन मत करो। यहाँ पर मैं आप ही के लिए पूरा पेपर का सीरीज लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ पेपर सोल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ में आपको पूरे कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पेपर सीरीज के अंदर 2025 एंड 2024 का पेपर सोल्व कर दिया है। आज हम लोग 2023 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं 2023 का पेपर। यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखने हैं, जहां पर हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रैपिड एक्सेस टू द फाइल्स ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर। यहाँ पर रिमोट सर्वर यानी कि हमारा जो सर्वर है उसे हम रिमोट सर्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लोकल एंड रिमोट दोनों के ऊपर अगर मुझे एक्सेस के राइट्स चाहिए, तो वो एक्सेस के राइट मुझे साइट मैनेजर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद विच मेथड डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा लेंथ। जब मुझे क्लाइंट कंप्यूटर में से सर्वर कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो वहां पर मैं गेट एंड पोस्ट ये दो मेथड का यूज कर सकता हूँ। जहां पर गेट मेथड जो है वो लिमिटेड डेटा ट्रांसफर करती है, जबकि पोस्ट मेथड जो है वो बल्क में डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पर मुझे भी बल्क में ही डेटा ट्रांसफर करना है, तो आंसर आएगा ए, पोस्ट। उसके बाद थर्ड नंबर, इन पेज कलर एंड बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड टू गिव बैकग्राउंड कलर ऑफ योर चॉइस। मुझे यहाँ पर पेज को बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डी, यूज कस्टम कलर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो रीडर्स डिफॉल्ट कलर दिया है, अब हमें तो यहाँ पर हमारे चॉइस के हिसाब से कलर सिलेक्ट करना है, तो डिफॉल्ट कलर ऑप्शन नहीं आएगा। एडवांस एडिट एडिटिंग करने के लिए है, वहां पर भी कलर की कोई बात नहीं हो रही है। बैकग्राउंड इमेज में इमेज चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यूज कस्टम कलर, जिसके अंदर हम हमारी हिसाब से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमें फोर्थ एमसीक्यू देखना है, विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू ओपन द फाइल विच हैज बीन ओपन रिसेंटली। तो हमारा आंसर आएगा बी, फाइल रिसेंट पेजेस। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है फाइल में जाकर हमें ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया है फाइल मेनू में जाकर ओपन रिसेंट पेजेस, अब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। एंड फोर्थ में दिया है फॉर्म, तो फॉर्म मेनू में हमें जाना ही नहीं है, हमें तो फाइल मेनू में जाना है, तो डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेब शो ऑल डिटेल्स ऑफ द HTML कोड एंड हेल्प द एडिटिंग द सोर्स कोड। अब यहाँ पर HTML के सोर्स कोड में अगर आपको चेंजेस करना है, तो आपको जाना है सोर्स ऑप्शन के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, सोर्स। डिजाइन व्यू के अंदर सिर्फ डिजाइनिंग ही दिखाई देगा, कोई कोडिंग व्यू आपको नहीं दिखाई देगा। स्प्लिट व्यू के अंदर कोडिंग एंड डिजाइनिंग दोनों व्यू डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन वहां पर जो करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जहां पर आपका कर्सर होगा उसी का कोड आपको दिखाई देगा। मुझे तो यहाँ पर पूरा सोर्स कोड देखना है, तो यहाँ पर मुझे बी ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। डी जो दिया है HTML टैग व्यू, ऐसा कोई व्यू होता ही नहीं है। उसके बाद which element is used to specify the value that are to be displayed in the menu। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मुझे अलग अलग सिटी के नाम डिस्प्ले अगर करने हैं, तो वो सिटी के नाम मैं ऑप्शन टैग के अंदर रखूंगा, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है ए, ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट टैग दिया है, तो सिलेक्ट टैग के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज को ऑप्शन टैग के अंदर रखेंगे, तो सिलेक्ट टैग नहीं आएगा। टेक्स्ट एरिया तो हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो उसके लिए है, एंड इनपुट तो हमें टेक्स्ट बॉक्स या रेडियो बटन, चेक बॉक्स ऐसा कोई ऑप्शन लेना है तो उसके लिए होता है, तो हमारा आंसर आएगा ए, ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच प्रोवाइड कंप्लीट फैसिलिटी to programmer
टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डेवलप करने की फैसिलिटी आईडीई हमें प्रोवाइड करता है। आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रोग्रामर जो है वो इजीली सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। बराबर, ओके। HTML फॉर्म दिया है यहाँ पर, तो उसके अंदर तो यूजर से इनपुट लेना हो तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया, अगेन मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए, एंड कंपाइलर तो यहाँ पर एरर चेक करने के लिए होता है, जो यहाँ पर कोई यूज ही नहीं आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अलाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि आंसर आएगा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सिलेक्ट करना है डी, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शंस दिए हैं फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सब आएगा। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर के चैप्टर में अब हमें जाना है। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which does not contain the advanced programming functionality of language like C and Java। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, एंड यहाँ पर उसके पास C और जावा जितनी एडवांस फंक्शनैलिटी भी नहीं है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट। बराबर, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद identify a specific JavaScript code which will be executed in response to any event। अब यहाँ पर JavaScript का कोई भी कोड रिस्पॉन्स कब करेगा, जब क्लिक इवेंट या तो सबमिट इवेंट जनरेट होती है तब। तो वो सभी इवेंट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, या तो वो सभी इवेंट किसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी, इवेंट हैंडलर से। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, इवेंट हैंडलर। उसके बाद यहाँ पर CSS दिया हुआ है। CSS आप सभी को पता होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। फोकस मेथड, फोकस मेथड तो कर्सर जब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ले जाना होता है तब हम यूज करते हैं। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डॉम मॉडल है। ये तीन में से एक भी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे तो इवेंट के ऊपर फोकस करना है। Which event would occur when loading of image is cancel। अब इमेज को लोड करना अगर मुझे कैंसिल करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल इवेंट दी गई है, अबोर्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, अबोर्ट। यहाँ पर एरर कोई इवेंट नहीं है, अनलोड, ब्लर अलग अलग इवेंट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अबोर्ट। उसके बाद विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू मेक श्योर दैट कंपोजर यूज CSS बाय डिफॉल्ट। अब कंपोजर बाय डिफॉल्ट CSS यूज कर रहा है, वो चेक करने के लिए हमें टूल्स मेनू में जाकर प्रेफरेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमें वहां पर पता चल जाएगा, वहां पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ होता है जो सिलेक्ट होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाय डिफॉल्ट CSS यूज कर रहा है। उसके बाद इन CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स which button should be clicked to create a style for a particular selector। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्रिएट स्टाइल रूल। मुझे यहाँ पर CSS स्टाइल शीट डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्रिएट स्टाइल रूल मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। इंटरनल स्टाइल शीट, ये तो CSS का एक टाइप है। न्यू स्टाइल रूल एंड शीट्स एंड रूल्स, ये दोनों ऑप्शंस होते नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्रिएट स्टाइल रूल, जिसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। उसके बाद इन CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स अंडर विच टैब टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट फैमिली एक्सेट्रा ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये सारे ऑप्शंस CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट में आते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद which of the following tab is not available in advanced property editor dialog box। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट नाम की कोई टेब
यहाँ पर अवेलेबल नहीं है डायलॉग बॉक्स के अंदर, बराबर। बाकी के तीनों अवेलेबल है। उसके बाद व्हाट कैन बी कॉल्ड एनीवे फ्रॉम विद इन द सोर्स कोड इन जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इवेंट, फंक्शन, सीएसएस, स्टाइल शीट एंड एचटीएमएल फॉर्म दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फंक्शन। फंक्शन को हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अब 17th नंबर के एमसीक्यू में दिया है व्हाट इज यूज टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर्स विंडो और द वेब पेज वी यूज। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब वेब ब्राउजर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बॉम मॉडल का, यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का, बराबर। फंक्शन या फोकस मेथड या सीएसएस से आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते ब्राउजर के ऊपर। उसके बाद विच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम विद इन द विंडो। तो यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, विंडो। उसके बाद व्हाट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अब कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले मुझे वो वेबसाइट का पर्पस पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, पर्पस ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद which kind of content provide an overview of the site, organizations, products and service and other items। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिए गए हैं जनरल, डिटेल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, जनरल। जनरल के अंदर आपको साइट का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन का भी पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद identify a gap between the age of the cell and text within it। तो यहाँ पर टेबल के अंदर मुझे टेक्स्ट की जो टेक्स्ट एंड टेबल के सेल की जो बॉर्डर है वो दोनों के बीच में अगर स्पेस देनी है तो हम यूज करेंगे पेडिंग ऑप्शन का। तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा पेडिंग। अगर दो सेल के बीच में स्पेस देनी है तो हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिंग का। यहाँ पर अगर सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखी है उससे मुझे लेफ्ट, सेंटर या राइट का अलाइनमेंट देना है तो हम यूज करेंगे अलाइनमेंट का। एंड फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करनी है तो हम यूज करेंगे साइज का। पर हमें यहाँ पर क्या कहा है कि सेल बॉर्डर एंड टेक्स्ट के बीच में स्पेस देनी है तो हम यूज करेंगे पेडिंग ऑप्शन का। उसके बाद विच ऑप्शन ऑफ इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इज यूज टू स्पेसिफाई हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी, कस्टम साइज ऑप्शंस ऑफ डायमेंशन 10। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू चेंज द पेज टाइटल ऑफ वेब पेज। अब पेज का टाइटल चेंज करने के लिए मुझे फॉर्मेट मेनू में जाना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेनू के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है बी, फॉर्मेट पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि फॉर्मेट में पेज टाइटल इतना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बी ऑप्शन आएगा, पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मैनिपुलेट कुकीज यूजिंग द कुकी प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है HTTP, CSS, FTP एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुकीज आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जावास्क्रिप्ट। HTTP एंड FTP तो प्रोटोकॉल से, तो वो आएगा नहीं। एंड CSS तो यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए होता है, तो CSS भी आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स IDE comes along with a large number of additional plugins। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अपटाना स्टूडियो। अपटाना स्टूडियो जो है वो भी एक कंपोजर की तरह ओपन सोर्स IDE सॉफ्टवेयर है, कि जहां पर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल किए गए हैं। उसके बाद विच ओपन सोर्स WYSIWYG मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वेब एडिटर वाज
initially started as an HTML CSS editor and has now grown into an editor for many XML based system. तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अमाया। ये अमाया जो है वो भी एक एडिटर ही है कि जहां पर आप HTML एंड CSS का कोड लिख सकते हो एंड ये व्हाट यू सी एंड व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के बेस पर काम करता है। उसके बाद 4th नंबर के चैप्टर के MCQs देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल। अब यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का मुझे एक एग्जांपल देना है तो हमारा आंसर आएगा ऑक्शन वेबसाइट। ऑक्शन वेबसाइट के अंदर नॉर्मली हम कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, यानी यहाँ पर मुझे C2B का एक एग्जांपल देना है तो C2B का एग्जांपल है bidstall.com, बराबर। चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम सभी लोग जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो डर क्या होता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर लीक ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, डी, सिक्योरिटी। उसके बाद नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द कॉम्पिटिटर्स इज अ फीचर ऑफ विच काइंड ऑफ कॉमर्स। अब आप सभी को पता है कि हम कॉम्पिटिटर के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर शेयर नहीं करते तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रेडिशनल कॉमर्स, बराबर। ओके, यहाँ पर हमें ई कॉमर्स, एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स एंड एल कॉमर्स यानी लोकेशन कॉमर्स ये ऑप्शंस दिए हैं कि जो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाय ऑफरिंग द कस्टमर्स टू बिड द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बिडर। तो ये ऑप्शन किसके लिए है, ऑक्शन के लिए, कि जहां पर बिड लगाई जाती है कोई एक प्रोडक्ट के लिए एंड जो भी बायर हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, बराबर। तो ये ऑक्शन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 32 नंबर के MCQ पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले बुक सेलिंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कौन सी आएगी, इंटरनेट बुक शॉप। तो मैंने ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सर्च एनी बुक फ्रॉम ऑनलाइन बुक स्टोर। अब ऑनलाइन बुक स्टोर पर आपको कोई भी बुक सर्च करनी है तो वो बुक का टाइटल आपको पता हो तो आप सर्च कर सकते हो, या फिर ऑथर का नाम हो तो भी आप उसे सर्च कर सकते हो, और आप पब्लिकेशन के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। अब इसमें दिया है विच आर डेटा सेंटर विच परफॉर्म द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड सेटल फंड टू द मर्चेंट। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है, प्रोसेसर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है वो एक डेटा सेंटर है कि जहां पर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस सेटल करने की पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड दैट ट्रांसफर फंड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट टू द मर्चेंट। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट एंड नेट बैंकिंग ये ऑप्शंस हमें दिए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या यूज करके आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले के अकाउंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैलिशियसली ऑल्टर और टेम्पर इन ट्रांजिस्ट। तो यहाँ पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है
ये यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, या तो और किसी ने जानबूझ के भी चेंज नहीं की हुई है। तो ये आंसर हम किसको बोलेंगे? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी आपका डेटा जानबूझ के भी चेंज किया हुआ नहीं है, इसकी श्योरिटी देता है। ओके, उसके बाद ऑथोराइजेशन दिया है। ऑथोराइजेशन यानी कोई वैलिड पर्सन है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ऑथोराइजेशन आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी आपका डेटा कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है, उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी आता है। एंड नॉन रेपुटेशन यानी एक बार ट्रांजेक्शन करने के बाद आप ना नहीं बोल सकते, तो उसे हम बोलते हैं नॉन रेपुटेशन। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारा डेटा किसी ने चेंज नहीं किया है और जानबूझ के भी किसी ने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस प्लेस्ड बिटवीन द network and internet to monitor and control the traffic between the company's local network and outside the world। अब यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर के बीच में फायरवॉल लगाया जाता है कि जो एक एक चीज को अंदर आने से और बाहर जाने के टाइम पर चेक करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, फायरवॉल। यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस दिए हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस कोई भी वायरस को स्कैन करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन कब डिस्ट्रॉय करेगा? कंप्यूटर के अंदर आने के बाद। जबकि फायरवॉल तो अंदर एंट्री ही नहीं देगा। ओके, और उसके बाद क्रिप्टोग्राफी दिया है। क्रिप्टोग्राफी तो यहाँ पर कोई डेटा को पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एंड डिजिटल सर्टिफिकेट, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप वैलिड पर्सन हो कि नहीं, उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर वैलिड ऑप्शन क्या आ जाएगा? फायरवॉल। उसके बाद विच इज एन अटैक यूज टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। तो इससे हम क्या बोलेंगे? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको यहाँ पर डोज भी कहा जाता है। जब ये डोज अटैक होता है तो आपका कंप्यूटर सीधा शट डाउन हो जाता है, या तो आपका नेटवर्क जो है वो सीधा बंद हो जाएगा। बराबर? ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन बेस्ड सर्विस कैन बी यूज फॉर ट्रैकिंग ऑफ असेट्स, लोकेटिंग फ्रेंड्स इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, ट्रैकिंग स्टोलन कार एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ट्रैकिंग सर्विस। ये सर्विसेज का यूज करके आप किसी भी फ्रेंड का या किसी भी रिलेटिव का लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपकी कार या आपका कोई मोबाइल डिवाइस चोरी हो गया है तो उसे भी आप ट्रैकिंग सर्विस का यूज करके ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीप द डेटा सेफ फ्रॉम अनइंटेंडेड एक्शन एंड इनएडवर्ट एक्सेस बाय आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो यहाँ पर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बराबर? यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का यूज करके कोई भी आउटसाइडर जो है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इनकैप्सुलेशन। उसके बाद विच इज जनरल कंसेप्ट यूज टू एम्बडी ऑल द कॉमन फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा क्लास। ये क्लास जो है वो अलग अलग क्लास जो है वो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। बराबर? तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लास। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले दिया है इनिट फोकस इन ऑन राइटिंग फंक्शंस और प्रोसीजर। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड का एक फीचर है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सेकेंड में क्या दिया है? इट एनेबल द प्रोग्रामर टू क्रिएट मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड एक्सटेंडेबल कोड। हाँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही एक फीचर है कि जो इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट यूज ऑब्जेक्ट एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। अब ये तो हम आगे भी डिस्कस करके आए कि उप्स के कंसेप्ट पर बेसिक ब्लॉक कौन सा है, बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक कौन सा है? ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी,
ओनली 2 and 3। उसके बाद विच सिंबल रिप्रेजेंट पैकेज विजिबिलिटी इन क्लास डायग्राम। तो टिल्ड की साइन का यूज करके हम पैकेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएमएल। तो यूएमएल का फुल फॉर्म है सी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके बाद इन एग्रीगेशन व्हिच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शेयर बिटवीन टू क्लास। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस एंड एग्रीगेशन ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या आएगा, नॉन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इज अ काइंड ऑफ एंड इज अ रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा नॉन एक्सक्लूसिव। उसके बाद 46 नंबर के एमसीक्यू पर चलते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पर सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर हम मेथड ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों को बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। यानी आप फंक्शन को मेथड भी बोल सकते हो। अब उप्स के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स के अंदर एक नाम के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसकी आर्गुमेंट्स, उसकी सिग्नेचर अलग अलग हो सकती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। उसके बाद इन क्लास डायग्राम विच सिंबल रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर एरो पॉइंटिंग टू सुपर क्लास ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन जावा। अब कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो गलत है। बराबर, डॉलर से आप साइन स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर से कभी भी कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद 49 के अंदर मुझे यहाँ पर मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग फॉर प्रॉपर एग्जांपल ऑफ इंटीजर लिटरल। तो हेक्साडेसिमल के साथ कौन यहाँ पर सेट होता है, तो हेक्साडेसिमल को हम OX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I R के साथ मैच हो जाएगा। ऑक्टल, ऑक्टल जो है उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये S के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। बाइनरी नंबर जो है वो 0B से रिप्रेजेंट होता है, एंड डेसिमल जो है वो नॉर्मल हमारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैच कर दिया। अब ये ऑप्शन अगर देखे तो मुझे ए के अंदर मिल रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y वेयर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो हम यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं बी हमारे आंसर के अंदर। अब बाद में प्लस प्लस दिया है, अगर प्लस प्लस आगे देते तो यहाँ पर हमारा आंसर 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस x के बाद दिया है, जिससे हम क्या बोलते हैं,
पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्री इंक्रीमेंट होता तो मुझे एक्सप्रेशन परफॉर्म करने से पहले इंक्रीज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस एक्सप्रेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस की साइन एक्स के बाद दी हुई है, इसलिए। बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी 9। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज सेम एज क्यू एम्परसन इक्वल टू पी। अब ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसे शॉर्ट हैंड एंड बोलते हैं। तो ये कौन सा यही टाइप का है, तो हमारा आंसर आएगा डी, Q इक्वल टू Q शॉर्ट हैंड P। बराबर, ओके। उसके बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर -25.8 मॉड्यूलस 7। अब ये जो परसेंटेज की साइन है उसे हम मॉड्यूलस बोलेंगे, और मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर 7 से मुझे 25.8 को डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 7 3 कितना होगा? 21। अब 25 में से 21 अगर जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 4.8। अब यहाँ पर 25 के पास माइनस की साइन है, तो मुझे माइनस की साइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, -4.8। आगे बढ़ते हैं। विच काइंड ऑफ कमेंट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द कोड। अब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज होता है, तो आंसर आ जाएगा बी। बराबर। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैंडर्ड 12th की एग्जाम के बाद वेकेशन में अगर कोई कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना है या तो कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है, आप तो भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप कोई इंजीनियरिंग यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो क्लासेस के लिए। मैं 20 इयर्स से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। मैंने 6 बुक्स कंप्यूटर फील्ड के अंदर लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर के अंदर, इन जावा व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर शॉर्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पर शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज क्या है, तो आंसर आएगा ए, -32,768 टू +32,767। उसके बाद व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ फाइल व्हेन द प्रोग्रामर गेट कंपाइल विदाउट एरर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सटेंशन क्या देंगे, कोई भी जावा फाइल का .java। अब जैसे ही उसे कंपाइल करेंगे तो वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसका एक्सटेंशन क्या बन जाएगा, क्लास। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, .class, यानी आंसर आएगा सी। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कौन सी एक्सटेंशन वाली फाइल बनती है, .class एक्सटेंशन वाली फाइल क्रिएट होती है। उसके बाद which loop will be evaluated the test expression after executing the statement in a loop। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा do while, कि जहां पर हर एक स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे एंड लास्ट में कंडीशन चेक होती है। उसके बाद what is used when there are many alternatives actions to be taken depending upon the value of variable or expressions। तो स्विच स्टेटमेंट आंसर आएगा कि जहां पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और वेरिएबल की वैल्यू वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव के साथ कंपेयर होती है। जहां पर कंपेयर हो जाएगी वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप है कि जब भी एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे कंडीशन चेक होती है। एंड डू व्हाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल है कि जहां पर एग्जिट होने के टाइम पर कंडीशन चेक होती है। लेकिन ये हर एक के अंदर एक एक कंडीशन है, जबकि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स कहाँ मिलेंगे, स्विच केस के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज अब हमें देखने हैं। विच मेथड आर यूज्ड टू डिफाइन बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इंस्टेंस मेथड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंस मेथड का।
कि जो क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है। अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हैं। क्लास मेथड, क्लास मेथड भी क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है, लेकिन उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है, जबकि इंस्टेंस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया नहीं जाता। एंड ऑब्जेक्ट मेथड एंड फाइल मेथड ऐसी कोई मेथड्स नहीं होती है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ जावा लुक्स फॉर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एंड रिक्लेम द मेमोरी दैट दोस ऑब्जेक्ट्स आर यूजिंग। तो यहाँ पर मेमोरी वापस लेने के लिए जावा के अंदर स्पेशल कंसेप्ट दिया है गार्बेज कलेक्टर का। तो हमारा आंसर आ जाएगा गार्बेज कलेक्टर, कि जो ऑब्जेक्ट यूज में नहीं आते हैं उसके पास से मेमोरी वापस ले लेगा एंड वही मेमोरी को हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद विच मेथड आर ग्लोबल टू द क्लास इटसेल्फ एंड अवेलेबल टू एनी अदर क्लास और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा क्लास मेथड। तो क्लास मेथड जो है वो अभी हमने डिस्कस किया कि उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है एंड क्लास मेथड को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर क्लास का नाम एंड डॉट ऑपरेटर का यूज करना है। नॉर्मली कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच मेथड आर ग्लोबल टू द क्लास इटसेल्फ एंड अवेलेबल टू एनी अदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट, बराबर। ओके। उसके बाद which of the following variable are created when the method or block is started and destroyed when the method or block has completed। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो हमारा आंसर आ जाएगा लोकल वेरिएबल, कि जो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, जैसे ही ब्रैकेट एंड होता है तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट करके जो एंड करते हो उससे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है ब्लॉक। तो जैसे ही ब्लॉक स्टार्ट होता है तो कोई भी लोकल वेरिएबल की लाइफ स्टार्ट होती है, जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है, ब्लॉक खत्म कैसे होगा, एंडिंग करली ब्रैकेट से, तो यहाँ पर वेरिएबल की लाइफ खत्म हो जाए। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर वे टू प्रोवाइड अ यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, कि जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद दो ब्रैकेट कि जो यहाँ पर मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसके बाद ब्लॉक, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट एंड एंडिंग करली ब्रैकेट आएगा, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विच विजिबिलिटी मॉडिफायर seems extremely restrictive and provide data encapsulation। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा प्राइवेट, कि जो यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बराबर। ओके। प्राइवेट डेटा जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक डेटा जो होता है उसे आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड डेटा जो होता है वो आप पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, एंड पैकेज यानी कि फोल्डर जो डेटा होता है वो आप पूरे फोल्डर में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इन जावा इन क्लास डेफिनेशन व्हाट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब क्लास। अब इनहेरिटेंस के अंदर मुझे सब क्लास डिफाइन करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना होता है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा एक्सटेंड। उसके बाद विच कीवर्ड रिटर्न अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर न्यू, कि जो मेमोरी अलोकेट करने का काम करता है, बराबर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्वोक एक्सप्लिसिटली elsewhere in the program। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है, यानी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप कॉल हो जाता है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, कैन नॉट बी इन्वोक एक्सप्लिसिटली, यानी कंस्ट्रक्टर कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता, वो अपने आप कॉल हो जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिटली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग are used to access or modify attributes। तो
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मेथड। तो मेथड का यूज करके आप यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हो और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद अब हमें 9th नंबर के चैप्टर के एमसीक्यूज देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे की प्रॉपर सिंटेक्स क्या है? तो मुझे सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद एरे का नाम, एंड एरे को रिप्रेजेंट कौन करेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद विच मेथड ऑफ एरे क्लास इज यूज टू सर्च एलिमेंट इन एन एरे। अब एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए यहाँ पर जावा ने इनबिल्ट मेथड दी हुई है बाइनरी सर्च, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। उसके बाद विच प्रॉपर्टी ऑफ 1D एरे इज यूज्ड टू नो द साइज ऑफ ईच रो। अब यहाँ पर मुझे साइज की रो जानने के लिए लेंथ फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं ये लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। बराबर, ओके। बाकी के जो भी आंसर्स दिए हैं वो आपको नाम से ही पता चल जा रहे होंगे कि sorting करने के लिए होता है, फिल एरे के अंदर कोई भी डेटा फिल करने के लिए होता है, एंड सर्च कोई भी एलिमेंट को एरे में सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद which of the following constructor can be used to create a string object with its initial value using array argument। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा ए, स्ट्रिंग एरे। यहां पर कंस्ट्रक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर को वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा? तो क्लास का नाम भी स्ट्रिंग है एंड मेथड का नाम भी यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो अगर क्लास का नाम एंड मेथड का नाम अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर। बराबर, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? ARY। तो यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिटर्न कैरेक्टर एट इंडेक्स पोजीशन फ्रॉम द इन्वोकिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन जानने के लिए इंडेक्स एट एक मेथड दी हुई है और वहां पर मुझे आर्ग्यूमेंट पास करनी है। अब बी ऑप्शन में देखोगे तो आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं आएगा। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। 73 which method of date class return number of millisecond since January 1 1970 GMT। तो यहाँ पर आंसर आएगा लॉन्ग गेट टाइम। तो यहाँ पर गेट टाइम मेथड का नाम है एंड लॉन्ग जो है वो रिटर्न टाइम। बराबर, यानी जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर वैल्यू में आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लिया है? लॉन्ग लिया हुआ है। उसके बाद which constant of calendar class display hour in 24-hour notation। तो हमारा आंसर आएगा hour of day। ये जो है वो आंसर इसमें डिस्प्ले करता है 24-hour notation के अंदर। उसके बाद how many integer value will be stored in continuous memory location when array is created using integer marks स्क्वायर ब्रैकेट दिए है इक्वल टू न्यू इंटीजर 6 into 2। अब 6 into 2 तो आंसर क्या आएगा? 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा? 12, यानी ये 12 मेमोरी अलोकेट करेगा। उसके बाद विच मेथड आर डिक्लेयर एज स्टैटिक एंड कैन बी रिफर विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्लास मेथड। हमने आगे भी डिस्कस किया कि कोई भी क्लास मेथड को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, एंड स्टैटिक मेथड को या तो क्लास मेथड को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, तो यही चीज हमें यहाँ पर दी हुई है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल फिल ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट एरे विथ वैल्यू 7। तो यहाँ पर मुझे 7 से पूरा लिस्ट जो है वो फिल करना है, तो फिल मेथड का यूज करना है, फिल लिस्ट कोमा 7। तो पूरा लिस्ट, पूरा एरे जो है वो 7 से फिल हो जाएगा। बराबर, ओके। अब चैप्टर नंबर 10
11 एंड 12 हमें नहीं करने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सीधा हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर चलते हैं। 13 के अंदर मुझे क्या दिया है, इन स्काइप विच बटन शुड बी क्लिक इफ यू हैव अ स्काइप नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर हम साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद 97 हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये रेशनल प्लान के रिलेटेड है। उसके बाद 98 विच इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ गूगल मैप। तो हम सभी को पता है आंसर आएगा मैप व्यू, क्योंकि गूगल मैप तो हम सब लोग यूज भी करते हैं। उसके बाद इन VLC मीडिया प्लेयर विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू सेव प्ले लिस्ट। तो हमारा आंसर आएगा बी, मीडिया में जाओ, उसके अंदर सेव प्ले लिस्ट टू फाइल के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपका जो प्ले लिस्ट है वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद विच इज अ वेरी कॉमन फॉर्मेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर और बंडल ऑफ फाइल्स ऑन द लिनक्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा टारबोल। तो यहाँ पर जिप जो है वो विंडोज के अंदर आता है, जार जो है वो जावा के अंदर आता है, एंड यहाँ पर मुझे लिनक्स कहा है स्पेशली, इसलिए हमें टारबोल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बराबर, ओके। तो यहाँ पर आपके सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। 2023 का पेपर भी कंप्लीट हो गया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, आप मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।